वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज़ चैप्टर नंबर 20 ऑफ NCERT, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। बेसिकली वील डील विथ टू थिंग्स इन दिस चैप्टर। एक, हम मसल्स पढ़ेंगे, वील टॉक अबाउट मसल्स एंड बेसिकली वील टॉक अबाउट द स्केलेटल मसल्स, क्योंकि वही मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और सेकेंड पार्ट, ये मसल्स जो स्केलेटन से अटैच हैं, यानी बोन्स, कौन कौन सी बोन्स हैं, कौन से टाइप की बोन्स हैं, बोन से रिलेटेड जॉइंट्स, ये सब कुछ हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में बहुत सारी ट्रिक्स लर्न करेंगे ताकि हम खूब सारे बोन्स को अच्छे से लर्न कर सकें। वील डू ऑल दैट, वील मेक लॉट ऑफ टेबल्स, लॉट ऑफ ट्रिक्स टू रिमेंबर ऑल द कॉन्सेप्ट्स। पहले हम स्टार्ट करेंगे मस्कुलर पार्ट से। ये दो टर्म्स हैं इस चैप्टर की डेफिनेशन में, इस चैप्टर की हेडिंग में रादर, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्या ये दोनों सेम हैं? डेफिनेटली नहीं। अगर सेम होते तो हम एक ही लिख देते, मूवमेंट या सिर्फ लोकोमोशन। क्या डिफरेंस है इनमें? स्टूडेंट्स, मूवमेंट का मतलब होता है, ये मैंने हाथ हिलाया, दिस इज़ अ मूवमेंट। मैंने सर हिलाया, मूवमेंट। मेरा मुंह चल रहा है, दिस इज़ अ मूवमेंट। मेरी पलक झपक रही है, दिस इज़ अ मूवमेंट। ये मूवमेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं मूव करके अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाऊं, देन दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। दैट मीन्स ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स। लोकोमोशन का मतलब ये होता है जब आप मूव कर कर अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, प्लेस का चेंज होना चाहिए। इसमें कोई प्लेस ऑफ चेंज नहीं हुआ, बट चलकर जाने में चेंज ऑफ प्लेस हुआ। सो बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ऑल द 5 किंगडम्स, दे ऑल शो मूवमेंट्स, बट लोकोमोशन सब शो नहीं करते। जैसे मेजॉरिटी प्लांट्स एक्सेप्ट फ्यू, दे आर स्टेशनरी, दे आर फिक्स्ड, दे डू नॉट शो लोकोमोशन। पर मूवमेंट तो होता ही है उनमें भी, उनमें पत्तियां गिरती हैं, जो उनकी स्टेम्स हैं वो हिलती हैं, तो मूवमेंट तो होता है लेकिन लोकोमोशन नहीं होता। सो दे आर टू सेपरेट टर्म्स, मूवमेंट इज सेपरेट, लोकोमोशन इज सेपरेट। नाउ किस तरह के मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मूवमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी से हम अपना फूड खा रहे हैं, जो हम मुंह में खाना ले रहे हैं, जो हमारे माउथ कैविटी में टीथ, चीक्स, टंग, ये सब जो उसको च्यू कर रहे हैं, दिस इज ऑल अ टाइप ऑफ मूवमेंट। जब ये फूड अंदर जा रहा है तो स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहे हैं, जैसे पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो मूवमेंट। वो मूवमेंट नहीं होगा तो फूड पास नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा। सारे स्फिंक्टर्स, दे आर ऑल मसल्स, दे ऑल आर मूविंग। देन हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में डायफ्राम इज अ मसल। हम जब इनहेल करते हैं तो डायफ्राम गोज डाउन एंड द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल गोज अप एंड फॉरवर्ड। ये मसल्स का मूवमेंट अगर नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले सकते। हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है, दैट इज ऑल्सो, उसका मेन पार्ट मसल्स का बना हुआ है। अगर उसमें मूवमेंट नहीं हुआ हार्ट में तो वो ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, हार्ट विल नॉट बी एबल टू फंक्शन। सो बेसिकली ईच एंड एवरी ऑर्गन, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड टू मूवमेंट। ये मूवमेंट्स नहीं होंगे, वील नॉट बी एबल टू लिव, वील डाई। मूवमेंट्स, बहुत सारे फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फूड इसी से ले रहे हैं, हम फूड डाइजेस्ट इसी से कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्लड पंप कर रहा है हार्ट, प्लस किसी शिकार से आपको भागना है, कोई शिकार को पकड़ना है, सो डिफेंस में, ऑफेंस में, ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स इन आवर बॉडी। So now let's first talk about the types of movement and then we'll talk about the muscles. So what are the various types of movements which are seen in various organisms? Types of movements. Now basically 3 टाइप के movements possible हैं. Number 1 is called ciliary और फ्लैजिलर मूवमेंट। आप बहुत इजीली इसको समझ जाओगे क्योंकि हम ये सब डिटेल में ऑलरेडी एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं। ऐसा मूवमेंट जो सीलिया की हेल्प से या फ्लैजिला की हेल्प से हो रहा है। सो दिस इज मूवमेंट बाय मीन्स ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। और हम पढ़ चुके हैं सीलिया जो है वो मल्टीपल छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलते हैं,
और फ्लैजिला जनरली 2 to 4 होते हैं या 1 to 4 होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और ये दोनों ही लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हम इसकी डिटेल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो बाय मीन्स ऑफ सीलिया और फ्लैजिला इफ द मूवमेंट इज हैपनिंग इट इज कॉल्ड सीलियरी और फ्लैजिलर मूवमेंट। एंड ये माइक्रोटिब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, हम पढ़ चुके हैं माइक्रोटिब्यूलर स्ट्रक्चर्स। इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स हैं जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ वेरी इजी, एक तो हम इसमें सारे प्रोटोजोआ लिख सकते हैं जो सीलिया ग्रुप के थे, सीलिएटेड क्लास के थे और फ्लैजिलेटेड क्लास के थे। कुछ एक दो हम अगर नाम लिखना चाहें तो जैसे यूग्लिना, यूग्लिना में एक लॉन्ग फ्लैजिला था, एक स्मॉल फ्लैजिला था अगर आपको याद हो। देन ट्रिपैनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, एंड यू कैन राइट एनीथिंग लाइक पैरामीशियम। ऑल दीज सीलिएटेड एंड फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन पे क्वेश्चन आता है ह्यूमन स्पर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन स्पर्म इस तरह का रहता है, हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये इसका फ्लैजिला है, इसी के थ्रू, इसको टेल कहते हैं, इसी के थ्रू वो मूव करके और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ओवम तक पहुंचता है। सो ह्यूमन स्पर्म में फ्लैजिला मिलता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से लर्न होना चाहिए। देन ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, देन फैलोपियन ट्यूब में, इन सब जगह पे स्टूडेंट्स सीलिया मिल रहे थे। याद है आपको, सीलिएटेड एपिथेलियम थी यानी सीलिया थे। सो दे ऑल आर सीलिएटेड। और इन सीलिया का फंक्शन भी हमने पढ़ा था, फैलोपियन ट्यूब में यही सीलिया ओवम को आगे की तरफ पुश करता है टुवर्ड्स यूट्रस। ट्रेकिया ब्रोंकाई में ये सीलिया जो भी डस्ट वगैरह पार्टिकल्स हैं उनको बाहर की तरफ थ्रो करते हैं। नोज में भी होते हैं, ब्रेन कैविटी में होते हैं, जहाँ भी सीलिएटेड एपिथेलियम के एग्जाम्पल्स हैं वो सब हम लिख सकते हैं। हम वो एग्जाम्पल्स यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, फैलोपियन ट्यूब्स एक्सेट्रा। These are some of the examples where the movement is not with the muscles, the movement is due to cilia or flagella. Now the second type का movement जो है स्टूडेंट जैसे अमीबा में मिलता है। कैसे मिलता है अमीबा में? सूडोपोडिया बनते हैं साइटोप्लाज्म से, that is the amoeboid movement और pseudopodial movement, because pseudopodia बन रहे हैं, pseudopodial movement. So this is the second type of movement. यहाँ भी कोई मसल्स नहीं है, कोई सीलिया नहीं है, कोई फ्लैजिला नहीं है। So by pseudopodia। और ये pseudopodia कैसे बनते हैं? ये माइक्रोफिलामेंट्स से बनते हैं, एक्टिन के फिलामेंट्स होते हैं बेसिकली। सो माइक्रोफिलामेंट्स ऑफ एक्टिन प्रोटीन। साइटोप्लाज्म में ये प्रोटीन के फिलामेंट्स पड़े होते हैं और ये जिस तरफ इकट्ठे होते हैं साइटोप्लाज्म उसी तरफ खिंचता है और वहाँ पर एक फॉल्स फीट बन जाता है जिसके थ्रू ये मूव कर लेते हैं। ना अगेन एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। हम जानते हैं जितने भी अमीबॉइड क्लास वाले जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं लाइक अमीबा, एंट अमीबा, ये तो हो ही जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स। प्लस जो मेन क्वेश्चन आता है ह्यूमन WBC, हमारे बॉडी के जो WBC होते हैं लाइक न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, देन मैक्रोफेजेस जो होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ये वाले जो सेल्स हैं ये फैगोसिटिक हैं, यानी इन्हें जर्म्स को किल करना है, यानी कि इन्हें पूरी बॉडी तक घूमना पड़ता है और फिर ये वहाँ जाकर और सूडोपोडिया बनाते हैं, उसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म आता है और फिर उसको ये अपने अंदर खींच लेते हैं और इनके अंदर जो लाइजोसोम्स हैं वो उसको फिर डाइजेस्ट कर देते हैं। सो वेरी इजी टू रिमेंबर कि जो WBC हैं, मैक्रोफेजेस हैं, वो सूडोपोडिया के थ्रू मूव करते हैं। WBC लाइक न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स सी द थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इज पॉसिबल, एंड दैट इज कॉल्ड द मस्क्यूलर मूवमेंट। ये हाईली डेवलप्ड मूवमेंट है जो कि मसल्स की हेल्प से होगा।
हम जानते हैं, हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं एनिमल टिश्यू में 3 टाइप की मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स बेसिकली जो भी बॉडी में मूवमेंट्स हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्मूथ मसल्स जो इंटरनल ऑर्गन्स में मूवमेंट हो रहे हैं, जैसे हार्ट पंप कर रहा है, लंग्स एक्सपैंड हो रही हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सब स्मूथ मसल्स कर रही हैं। और कार्डियक मसल्स जो बेसिकली हार्ट की मसल्स है। सो मस्कुलर मूवमेंट इज बाय मीन्स ऑफ मसल्स, by means of muscles this is happening। अब इस मूवमेंट में क्या हो रहा है, 2 चीज़ें हो रही हैं, या तो सिर्फ मूवमेंट हो रहा है, यानी जस्ट कोई भी ये हिला दिस इज मूवमेंट, या चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो इसमें 2 हो सकते हैं, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट और बॉडी ऑर्गन एंड लोकोमोशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि क्या डिफरेंस है लोकोमोशन और मूवमेंट में। लोकोमोशन क्या है, इट इज मूवमेंट विच कॉज चेंज ऑफ प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह गए तो इसी मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं। दैट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है, अगर हमें एक लाइन में लिखना हो तो हम कह सकते हैं दैट ऑल locomotion are movements because you are moving, so all locomotion are movements but all movements are not locomotion। हर मूवमेंट में प्लेस चेंज नहीं हो रहा, so all movements are not locomotion। ये स्टेटमेंट कई बार क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है, ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन, ऑल लोकोमोशन आर नॉट मूवमेंट, ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाकर वो दे देते हैं। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। नाउ इफ वी कम टू मसल्स, अगर हम मसल की बात करें तो 3 टाइप की मसल्स हैं और सभी मसल्स एक मीसोडर्मल होती हैं, हम जानते हैं, एक्सेप्ट फ्यू, हम ऑलरेडी ये लिख चुके हैं। सो मसल्स आर मीसोडर्मल एक्सेप्ट वी नो आइरिस एंड सीलियरी मसल्स ऑफ आई, देन ब्रेस्ट की मसल्स, मैमरी ग्लैंड्स की मसल्स एंड जो हमारे स्किन पे जो इरेक्टर पाइली मसल्स हैं। सो एक्सेप्ट आइरिस एंड सीलियरी मसल ऑफ आई, देन मेमरी ग्लैंड मसल, ये हम ऑलरेडी स्टूडेंट्स लर्न कर चुके हैं एनिमल टिश्यू में, मेमरी ग्लैंड मसल्स एंड इरेक्टर पाइली मसल, जिससे हमें गूस फ्लैश होता है, रोंगटे खड़े हो जाना, वो इसी मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। इरेक्टर पाइली ऑफ स्किन, दिस इज अ मसल। ये एक्टोडर्मल होती है, हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से ये वाली दोनों हैं जिन पे क्वेश्चन आता है। सो ऑल मसल्स आर मीसोडर्मल एक्सेप्ट दीज। नाउ मसल जो होती है स्टूडेंट्स, ये हमारे बॉडी का टोटल वेट का 40 to 50% कॉन्स्टिट्यूट करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इट कॉन्स्टिट्यूट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट। नाउ हमारी बॉडी में टोटल 639 मसल्स होती हैं, ये कंट्रोवर्शियल है बट हमें हमारे लेवल पर इसको लर्न करना है। एक्चुअली मसल्स को अलग अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं, तो कुछ अभी भी इसके बारे में कंट्रोवर्सीज है। कोई कहता है 680 मसल्स हैं, कोई कहता है 650 मसल्स हैं। हमें जो हमारे लेवल पे लर्न करना है, आई एम अगेन रिपीटिंग, वो करना है टोटल 639 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। जैसे 206 बोन्स होती हैं और 639 मसल्स होती है। वी हैव टू लर्न दिस। नाउ मसल्स जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, हम जानते हैं, दैट इज 3 टाइप्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स।
हम बिल्कुल भी इसकी डिटेल्स नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम इसकी पूरी टेबल बना चुके हैं, एक एक पॉइंट अंडरस्टैंड कर चुके हैं एनिमल टिश्यू में। मैं यहाँ पर एक बार क्विकली आपको इसको रिकैप दूंगी। स्केलेटल मसल्स जो थे वो सिलेंड्रिकल सेल्स थे, स्मूथ मसल्स के स्पिंडल शेप के थे यानी बीच से चौड़े, साइड से टेपरिंग, और कार्डियक मसल्स के भी सिलेंड्रिकल थे। मेन पॉइंट ये था कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं, वी कैन कंट्रोल देम, वी कैन मूव आवर हैंड, वी कैन मूव आवर हेड अकॉर्डिंग टू आवर विल। जबकि स्मूथ मसल्स जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स की मसल है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दे आर इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल्स हार्ट की मसल्स हैं, दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री। ये मेन पहला डिफरेंस था। सेकेंड मेन डिफरेंस ये था कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये इनमें बाहर से देखने पे लाइंस दिखती हैं, स्ट्राइएशंस दिखते हैं, सो दे आर स्ट्राइटेड। स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्राइटेड और कार्डियक मसल्स आर फेंटली स्ट्राइटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि कार्डियक मसल कभी थकती नहीं है, दे डू नॉट फटीग एट ऑल, नेवर फटीग। स्मूथ मसल्स भी स्लो फटीग होता है, बहुत कम फटीग होता है क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्शंस धीरे धीरे होते हैं। बट स्केलेटल मसल्स में बहुत कॉमनली फटीग होता है। फटीग मतलब थक जाती हैं ये, दे गेट टायर्ड। आप वॉक करेंगे, एक पर्टिकुलर लेवल तक आप वॉक करेंगे, उसके बाद में आपकी मसल्स थकने लग जाएंगी। आप बैठेंगे तो आपको फील होगा जैसे मेरी मसल टायर्ड हो गई है। स्केलेटल मसल शोज दोज फीचर्स। सो ये इंपॉर्टेंट कुछ डिफरेंसेस थे। हम इसकी पूरी डिटेल टेबल एनिमल टिश्यू में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। आई एम अगेन रिपीटिंग, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स नाउ। हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस चैप्टर में स्केलेटल मसल के ऊपर, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम स्मूथ और कार्डियक मसल के बारे में ऐड ऑन करते जाएंगे। बट मेन फोकस इज स्केलेटल मसल्स, क्योंकि हमारे बॉडी के मूवमेंट्स और सारा लोकोमोशन जो है, एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना, ये इन्हीं स्केलेटल मसल्स के कारण हो रहा है। So you note this down and then we'll talk about the skeletal muscle. Please note it. So now we'll begin with the skeletal muscles. Now, structure of muscle. And here we are talking about skeletal muscles. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, स्केलेटल मसल उस मसल को बोलते हैं जो किसी बोन से अटैच होती है, और ये बोन से डायरेक्ट अटैच नहीं होती है। जब बोन से अटैच होती है तो एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, अब आपको ये टर्म समझ आने चाहिए, हम इसे बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू से अटैच होती है जिसे टेंडन कहते हैं। हमने इसके लिए एक ट्रिक भी पढ़ी थी, BTM, बेंजी टर्न मॉडर्न, BTM। बोन को टेंडन के थ्रू मसल से कनेक्ट होती है, BTM। हमने सारी ट्रिक्स लर्न की थी एनिमल टिश्यू में। कैसे होगा? सपोज दिस इज अ बोन, एनी बोन, ये मसल है सपोज, ये मसल डायरेक्ट अटैच नहीं होती, ये एक स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होती है जिसे हम टेंडन कहते हैं। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दिस इज अ टेंडन, दिस इज अ बोन एंड दिस इज अ मसल, और यहाँ पर हमारा मतलब है स्केलेटल मसल से। सो BTM, बेहेंजी टर्न मॉडर्न, बोन, टेंडन एंड मसल। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज दैट कनेक्ट्स टू बोन विथ टेंडन। हम ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं। और टेंडन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसकी पूरी डिटेल्स। नाउ मसल की स्टडी को कहते हैं स्टडी ऑफ मसल। मसल के लिए मायो वर्ड यूज करते हैं तो मायोलॉजी, या मसल के लिए सार्को वर्ड यूज करते हैं तो सार्कोलॉजी इज द स्टडी। सो इट इज आइदर कॉल्ड मायोलॉजी और सार्कोलॉजी। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। नाउ कैसा स्ट्रक्चर होगा मसल का, आइए हम कोशिश करते हैं समझने की। मसल एक ऑर्गन है, ऑर्गन टिश्यू का बना है और टिश्यू सेल्स का बना है। मसल के जो सेल्स होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं। स्केलेटल मसल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसके सेल्स लंबे लंबे होते हैं, तो इसके मसल सेल को मसल फाइबर कहते हैं। तो मसल सेल और मसल फाइबर एक ही बात है। अब क्या होता है, अगर हम सपोज एक मसल है, उसको हम सपोज ये हमारी मसल है, इसको हम ऐसे कट कर दें,
ठीक है, आप अपनी नहीं अपने दुश्मन की कट कीजिए। इस तरह से हमने मसल को कट किया और हम फ्रंट से देख रहे हैं तो हमें कैसा दिखेगा। ये सपोज एक मसल सेल है, एक और मसल सेल, एक और मसल सेल। ये मसल सेल्स ग्रुप में रहते हैं, बंडल्स में रहते हैं। सपोज ये एक बंडल है, ठीक है, ये एक बंडल है। इस बंडल के चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर रहती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे ही एक और बंडल है, सपोज दिस इज अनदर बंडल। मसल सेल्स हमेशा बंडल में मिलेंगे, इनके भी चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है लाइक दिस। ऑलराइट, सपोज वी हैव ड्रॉन 2 बंडल्स। नाउ ये जो मसल सेल है इसे मसल फाइबर कहते हैं। इसके चारों तरफ एक तो इसकी खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं, लेकिन चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ भी होती है इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। उस कनेक्टिव टिश्यू की शीथ को एंडोमाइसियम कहेंगे। माइसियम वर्ड, मायो वर्ड मसल के लिए यूज करते हैं। ये सबसे मसल का सबसे छोटी यूनिट क्या है? मसल का सेल यानी मसल का फाइबर। मसल की फाइबर को कवर कर रही है तो एंडोमाइसियम। फिर ये जो सेल्स हैं अलग अलग, जिनके चारों तरफ, हर सेल के चारों तरफ एंडोमाइसियम है, वो एक बंडल में अरेंज्ड है। इस बंडल को फिर से एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट कवर करेगी जिसे हम कहेंगे पेरीमाइसियम, और इस बंडल को कहते हैं फेसिक्यूलस। और ऐसे कई सारे बंडल्स मिलकर एक मसल बनाएंगे। यानी अगर मुझे ये मसल शो करनी है तो सपोज मैंने ऐसे बनाया, ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शन देखा लाइक दिस। यहाँ पर एक और बंडल होगा और इस बंडल में भी बहुत सारे सेल्स होंगे। हम एक कट सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे एक और बंडल, खूब सारे बंडल्स हैं। ऑलराइट, ये पूरी मसल है। ये बंडल्स ने मिलकर एक मसल बनाई। इसके भी चारों तरफ फिर एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ है जिसे हम एपीमाइसियम कहते हैं। यानी ये तो हो गई एपीमाइसियम जो पूरी की पूरी मसल के चारों तरफ है। ये मसल किसकी बनी हुई है? खूब सारे बंडल्स की बनी है। बंडल के चारों तरफ जो शीथ है उसे कहेंगे पेरीमाइसियम। और ये बंडल किसका बना हुआ है? मसल सेल्स का बना हुआ है। इसके चारों तरफ ये ब्लू वाली जो है इसे कहेंगे एंडोमाइसियम। 3 लेवल्स पर इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ये एक जो है, एक सिंगल, ये है मसल सेल या जिसे हम कह सकते हैं मसल फाइबर। ये जो पूरा का पूरा बंडल है, दिस होल बंडल, इस पूरे बंडल को कहते हैं फैसिक्यूलस। सिंगल इज फैसिक्यूलस, मल्टीपल प्लूरल हो जाएगा फैसिक्यूलाई। सो दिस इज फैसिक्यूलस, दैट इज मसल फाइबर बंडल। मसल सेल्स का बंडल है ये फैसिक्यूलस। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज अ मसल जो खूब सारे बंडल्स का बना हुआ है। और फिर ये एक टेंडन के थ्रू, ये टेंडन है, इसके थ्रू यहाँ पर कोई बोन होगी जिससे जुड़ा हुआ होगा। दैट मीन्स नाउ वी कैन राइट दैट मसल मेड अप ऑफ fasciculus, many fasciculi, many fasciculi, but muscle is made up of many fasciculi and covered with epimysium. मसल किससे कवर्ड है? उस कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं एपीमाइसियम। ये क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, कनेक्टिव टिश्यू शीथ। सो दैट मीन्स मसल, पहला क्वेश्चन, मसल की कवरिंग क्या है? एपीमाइसियम। अच्छे से लर्न होना चाहिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल किसकी बनी है? खूब सारे फेसिक्यूलाई की। सेकंड क्वेश्चन, नाउ फेसिक्यूलाई और फेसिक्यूलस, व्हाट इज दिस? फेसिक्यूलस क्या है? बंडल है। किसका बंडल है? मसल सेल्स का। सो दिस इज बंडल ऑफ मसल सेल, और मसल सेल को मसल फाइबर कहते हैं। और इसके भी चारों तरफ कवरिंग है, सो वी कैन राइट इट इज कवर्ड बाय पेरीमाइसियम। डायरेक्ट क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। पेरीमाइसियम फेसिकुलस की कवरिंग है, एपीमाइसियम पूरे मसल की कवरिंग है।
So this is bundle of muscle fiber and this is covered by perimysium. Now bundle किसका बना है? मसल सेल्स का बना है. So next is muscle fiber. ये बना है मसल फाइबर का. And what is muscle fiber? Muscle fiber is it is muscle cell. लंबा है इसीलिए हमने इसको मसल फाइबर कह दिया. इसके भी चारों तरफ कवरिंग है. That is endomysium. So muscle fiber is covered by endomysium. So there are 3 coverings. तीनों पे क्वेश्चन आता है. मसल सेल चारों तरफ है एंडोमाइसियम. खूब सारे मसल सेल सबके चारों तरफ एंडोमाइसियम है. इकट्ठे होकर एक बंडल बना लिया. पूरी तरफ पेरीमाइसियम है. खूब सारे ऐसे बंडल सबके चारों तरफ पेरीमाइसियम है. इकट्ठे हो गए. फिर इसके चारों तरफ एक कवरिंग है एपीमाइसियम. ये पूरी की पूरी एक मसल बन गई. तो मसल बनी है मसल फेसिकुलाई की. मसल फेसिकुलस बना है खूब सारे मसल फाइबर्स का जो कि हैं मसल सेल्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. हमने कट सेक्शन देखा है. यानी अगर हम इस एक ब्लू सर्कल की बात करें तो ये क्या है? ये एक मसल सेल है. दिस इज अ सेल और ये लंबा है लाइक दिस. दिस इज अ मसल सेल. सो लेट अस नाउ लेबल. ये मसल हो गई, ये फेसिकुलस हो गया और ये मसल फाइबर हो गया. अब जब हम बाहर से देखते हैं इस मसल फाइबर को स्टूडेंट्स, तो स्केलेटल मसल को स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं क्योंकि बाहर से देखने पे इस पर धारियां से दिखती हैं. इस तरह से हमें स्ट्राइशंस दिखेंगे लाइक दिस. इस तरह से इट इज स्ट्राइटेड. कुछ डार्क लाइंस दिख रही हैं जिसे डार्क बैंड बोलते हैं और कुछ लाइट लाइंस दिख रही हैं जिसे लाइट बैंड बोलते हैं. ये क्या होते हैं ये अभी हम समझेंगे. तो हर मसल फाइबर जो है ये इसकी मेन यूनिट है. जब मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब ये सेल छोटा होगा, शॉर्ट होगा, तो पूरा बंडल शॉर्ट होगा और पूरा बंडल शॉर्ट होगा तो पूरी मसल शॉर्ट होगी. यानी पूरी की पूरी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा. सो मसल का मेन काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? जब हर सेल की लेंथ छोटी हो. और वो कैसे होगी वो हम अब पढ़ेंगे. सो यू प्लीज नोट दिस डाउन एंड देन वील टॉक फर्दर अबाउट दिस. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये मसल सेल स्पेशल है और कैसे ये स्पेशल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को एग्जिबिट करेगा, शो करेगा. सो लेट्स राइट स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल, स्केलेटल मसल और मसल फाइबर. क्योंकि जो जो प्रॉपर्टी मसल फाइबर की होगी वही अल्टीमेटली मसल की होगी. क्या प्रॉपर्टी होगी अब स्टूडेंट समझिएगा. मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, छोटी होती है और रिलैक्स करती है. ये कब कॉन्ट्रैक्ट करेगी? जब इसको कोई स्टिमुलस मिले, कोई वी कैन से कोई एग्रावेटिंग फैक्टर मिले. कुछ भी हो सकता है वो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके गर्म पानी गिरा, ब्रेन पे सिग्नल पहुंचा, ब्रेन ने मसल को कमांड भेजा और मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई और कॉन्ट्रैक्ट होकर आपने हाथ हटा लिया, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई. सो मसल कब? ऐसे नहीं कि बैठे बिठाए कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करने लग गई. कुछ ना कुछ स्टिमुलस होना चाहिए, कुछ कारण होना चाहिए, कुछ एग्रावेटिंग फैक्टर होना चाहिए, तब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है. यानी मसल की पहली प्रॉपर्टी जो है वो है कॉन्ट्रैक्शन करने की. दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, यानी एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस पे डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. दिस इज द फर्स्ट. सेकंड, मसल जो है वो एक्साइट हो सकती है. किसी स्टिमुलस मिलने पर वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट कर देगी, यानी एक्साइट हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड एक्साइटिबिलिटी, यानी एबिलिटी टू गेट एक्साइटेड बाय सम स्टिमुलस. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी इज कि मसल जो है ये एक्सटेंड हो सकती है. यानी ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, नॉर्मल लेंथ तक आई और थोड़ी सी और खिंच सकती है. सो दिस इज एक्सटेंसिबिलिटी. दैट मीन्स एबिलिटी टू एक्सटेंड अ लिटिल बिट बियॉन्ड द नॉर्मल लेंथ. हल्का सा खिंच सकता है. अगर ये खिंचाव आया है तो इसके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए, इलास्टिक की तरह, ताकि ये रिकॉइल होके और वापस अपनी बैक टू नॉर्मल पोजीशन आ सके. तो इसके अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी जो प्रेजेंट होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी,
जो अदर टिश्यूज़ में नहीं मिल रही है, दैट इज़ दी इलास्टिसिटी। सो वेरी इजी टू रिमेंबर, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। क्यों होगा? क्योंकि एक्साइट हो सकती है, एक्सटाइसिबिलिटी। जब कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स करेगी तो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकती है, सो एक्सटेंसिबिलिटी। और एक्सटेंड होगी तो इसको वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है, तो इलास्टिसिटी। सो दीज आर द 4 क्वालिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन पूछते हैं। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ मसल सेल और अ मसल फाइबर। So now we'll talk about structure of muscle fiber। और मसल फाइबर का मतलब अब अच्छे से याद रख लीजिए, हम मसल सेल की ही बात कर रहे हैं। मसल का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अब हम मसल सेल की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं, और स्केलेटल मसल का सेल किसी भी और सेल की तरह होगा, बट लंबा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। सो वी नो दैट इट इज long, it is cylindrical and it is unbranched। ये हम पढ़ चुके हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। आइए देखें। सपोज ये एक मसल सेल मैंने बनाया, मैं इसको एनलार्ज करके बना रही हूँ ताकि हम सब चीज़ें समझ सकें। इसके चारों तरफ कनेक्टिव शीट है, यहाँ पे मोटी सी लेयर है, दिस ऑरेंज चारों तरफ होगी। आई एम नॉट ड्रॉइंग, ये चारों तरफ है। इसे हमने अभी अभी कहा था एंडोमाइसियम, और फिर खूब सारे बंडल में होंगे ये, और चारों तरफ पेरीमाइसियम होगी। सो लेट अस लेबल दिस इज एंडोमाइसियम, कनेक्टिव टिश्यू की शीट है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर सेल की बात करें, हर सेल की सबसे बाहर एनिमल सेल की कवरिंग क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें भी क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, यानी प्लाज्मा लेमा होगी। और सार्को वर्ड हम मसल के लिए यूज़ करते हैं, तो इसकी प्लाज्मा लेमा को सार्कोलेमा कहते हैं। यानी कि ये जो वाइट लाइन है, दिस इज सार्कोलेमा। सो क्या क्या स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट इज सार्कोलेमा, ये आउटर कवरिंग है। एंड व्हाट इज सार्कोलेमा? सार्कोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर और मसल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, इसको नाम अलग दे दिया है सार्कोलेमा। नाउ इसके अंदर, हर सेल के अंदर क्या भरा रहता है? साइटोप्लाज्म। इसमें भी साइटोप्लाज्म है, इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कह देते हैं। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सार्कोप्लाज्म। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ये सब। व्हाट इज सार्कोप्लाज्म? इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। सो ये जो अंदर भरा हुआ है पूरा, दिस इज सार्कोप्लाज्म। और क्या स्ट्रक्चर्स दिखेंगे? हमने पढ़ा था जब हमने डिफरेंसेस पढ़े थे तीनों मसल्स के, कि इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सार्कोलेमा के ठीक नीचे खूब सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। और इस कंडीशन को कहते हैं सिंसाइशियम, यानी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और तब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब ये मसल सेल बनता है तो एक्चुअली ये बहुत सारे सेल्स के फ्यूजन से बना है। तो बीच बीच की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो फ्यूज़ हो गई, बट सेल जो न्यूक्लियस हैं वो इंटैक्ट रहे। तो एक्चुअली ये एक सेल नहीं है, एक्चुअली एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये मल्टीपल सेल्स के फ्यूजन से बना है। सो नेक्स्ट इज दैट इट शोज सिंसाइशियम, एंड सिंसाइशियम मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड। और ये न्यूक्लियस कहाँ रहते हैं? जस्ट बिलो सार्कोलेमा, ये मिलेंगे। ऑलराइट, सो लेट मी राइट, ये सारे क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई। और क्या मिलेगा? किसी भी सेल में क्या मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, इसमें भी मिलेंगे। इसके माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं। सो सार्कोसोम, व्हाट इज सार्कोसोम? डायरेक्ट क्वेश्चंस है ये सारे। लेट मी राइट, दिस इज ऑल डायरेक्ट क्वेश्चंस। सार्कोसोम मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया
ऑफ मसल सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। देन और क्या मिलता है किसी भी सेल में? ER मिलती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी मिलेगी। इसकी ER को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, लेट मी राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्टार लगा देती हूँ मैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ER ऑफ मसल सेल और मसल फाइबर। बहुत क्वेश्चन आता है, क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर कैल्शियम स्टोर्ड होते हैं और हम पढ़ेंगे आगे जाके कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं कि आप दूध पीजिए, मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए, कैल्शियम लीजिए, ताकि आपकी मसल्स और बोन्स अच्छे से बन सके। सो दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। सो सपोज यहाँ पर ये एक ER बना दी इस तरह से, एक और बना देते हैं यहाँ पे, लाइक दिस। दीज आर द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरा जाल जैसा फैला हुआ है पूरे इसमें रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब ही होता है जाल, नेटवर्क। ER है इसकी। नाउ अब समझिएगा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है इसमें, इस सेल में हमने देखी बहुत सारी लाइंस दिख रही हैं। ये एक्चुअली प्रोटीन के रॉड्स हैं जो पैरेलली अरेंज्ड हैं, यानी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। ये रॉड्स, फिर ये रॉड्स, ऐसी प्रोटीन की रॉड्स बिछी हुई हैं। ऑलराइट, ये क्या है इनको हम समझेंगे। इन रॉड्स को, ये बीच बीच में ये लाइट रॉड्स हैं, पतली रॉड्स हैं, ये मोटी रॉड्स हैं, इस तरह से, लाइक दिस। वील टॉक। ये जो रॉड्स हैं स्टूडेंट्स, इन्हें, इसको मायोफाइबर कह रहे हैं। और ये जो पूरे रॉड वाला स्ट्रक्चर है, जहाँ जहाँ रॉड्स हैं, कुछ जगह होगी, फिर नहीं, फिर हैं, फिर नहीं, ये जो पैरेलली बंडल्स हैं रॉड्स के, इन्हें कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। तो मसल फाइबर के अंदर क्या मिल रहे हैं? मायोफाइब्रिल्स। और ये प्रोटीन के बने हुए हैं। उन प्रोटीन्स को हम कहेंगे मायोफिलामेंट्स। सो दीज आर द, लेट मी राइट, मायोफाइब्रिल्स। अभी हम इसके बारे में लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्पेशल कैरेक्टर है जो अभी तक किसी टिश्यू में नहीं मिला है, कि मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल्स मिलते हैं। प्लस इसके अंदर और क्या होता है, इन मायोफाइब्रिल्स पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी कर्टन की तरह हैंग हो जाती है बीच बीच में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वाइट कलर से बनाई है हमने, ये इस तरह से कर्टन की तरह हैंग हो गई, लाइक दिस, पर्दे की तरह गिर गई। ऐसे ही यहाँ पे, लाइक दिस, ऐसे ही सपोज यहाँ पे, लाइक दिस। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस को, जो कर्टन की तरह हैं, कहते हैं T-ट्यूब्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे क्यों। क्योंकि जब ब्रेन से कमांड आता है तो वो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आता है, सार्कोलेमा पे। उसे हमें सेल के अंदर तक पहुंचाना है, तभी वहाँ से जो ER है वहाँ से कैल्शियम रिलीज होगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हम उसे अंदर कैसे पहुँचाएं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सिर्फ चारों तरफ है, बाउंड्री है। तो ये जो इसके एक्सटेंशंस हैं, इनके थ्रू वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो सेल के अंदर तक एंटर होता है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इन पॉइंट्स को भी लिखेंगे। So now let's write these points and then we'll discuss more about this muscle fiber और इसमें क्या क्या मिल रहा है। हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं ताकि हम इसकी फंक्शनिंग को समझ सकें। So next is T-tubules. Now what are T-tubules? अभी हमने डिस्कस किया था, हम इसकी फंक्शनिंग बाद में भी पढ़ेंगे। They are extensions or infoldings of plasma membrane, that is sarcolemma, around myofibrils, around myofibrils, ताकि ये यहाँ तक कमांड को पहुँचा सके। सो क्वेश्चन जो आता है वो इस पर आता है, ये क्या है, एक्सटेंशंस ऑफ सार्कोलेमा। नेक्स्ट इज द मायोफाइब्रिल्स।
मायोफाइब्रिल्स क्या हैं? मसल फाइबर के अंदर जो प्रोटीन की रॉड्स बनी हुई हैं, ये 2 टाइप के प्रोटीन्स की बनी है, उन प्रोटीन्स को हम मायोफिलामेंट्स कहेंगे। ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं। मायोफाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स हैं और मायोफाइब्रिल्स बने हुए हैं मायोफिलामेंट्स के। सो मायोफाइब्रिल्स क्या हैं? दे आर प्रोटीनेशियस, क्योंकि प्रोटीन की बनी हुई है, प्रोटीनेशियस रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स present in sarcoplasm, that means in the cytoplasm, and they are made up of 2 kinds of proteins. उन proteins को हम कहेंगे मायोफाइब्रिल्स, सॉरी मायोफिलामेंट्स, आई एम सॉरी, मायोफिलामेंट्स। सो बहुत सिंपल है, याद रखना, फाइबर के अंदर फाइब्रिल्स और फाइब्रिल्स बने हुए हैं फिलामेंट्स के। सो 2 काइंड्स ऑफ मायोफिलामेंट्स। कुछ मोटे मोटे प्रोटीन्स हैं, कुछ पतले पतले प्रोटीन्स हैं। दैट मीन्स कौन कौन से फिलामेंट्स हैं? वन इज द लॉन्ग एंड थिक, सो थिक एंड लॉन्ग मायोसिन फिलामेंट। ये मायोसिन प्रोटीन के बने हुए हैं। एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है स्टूडेंट्स, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, कैसे हम देखेंगे। और दूसरे जो हैं वो थोड़े पतले हैं, सो दे आर थिन एंड कंपेरेटिवली कम, छोटे हैं, एंड शॉर्ट एक्टिन फिलामेंट। ये एक्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं। अब समझिए कैसे याद रखना है हमें। जो लंबा है वो मोटा है, लंबा मोटा, छोटा पतला। अब जो पतला है वो ज़्यादा एक जगह पर, पतले लोग खूब सारे इकट्ठे हो सकते हैं नंबर में, या मोटे पतले, तो यानी कि नंबर में कौन ज़्यादा होगा? जो पतला वाला है। सो दिस इज अबाउट 3000 इन नंबर, जबकि ये इसके आधे ही होते हैं, अराउंड 1500 इन नंबर। याद रखना बहुत सिंपल है, जो मोटा है वही लंबा है और वो कम होगा क्योंकि वो कम आ पाएंगे उस जगह पे। सो थिक लॉन्ग 1500, थिन शॉर्ट 3000, डबल। कौन कौन से हैं? मायोसिन एंड एक्टिन, ये प्रोटीन बने हुए हैं। और ये खूब सारे मायोसिन और एक्टिन के जो फिलामेंट्स हैं ये मिलकर फाइब्रिल बना रहे हैं। और ऐसे खूब सारा फाइब्रिल्स अरेंज्ड है पूरे के पूरे मसल फाइबर के अंदर, मसल सेल के अंदर। वील टॉक अबाउट दिस, ये कैसे अरेंज है वो हम बात करेंगे, और क्या क्या प्रेजेंट है। सो मसल सेल की मेम्ब्रेन होगी सार्कोलेमा, अंदर साइटोप्लाज्म हो गया, दैट इज सार्कोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, सार्कोसोम। ईआर मिलेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कैल्शियम भरा हुआ है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं जस्ट बिलो द सार्कोलेमा, दैट इज सिंसाइशियम। फिर मायोफाइब्रिल्स मिलेंगे जो एक्टिन एंड मायोसिन मायोफिलामेंट्स के बने हुए हैं, प्लस टी टिब्यूल्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स और क्या क्या प्रेजेंट है? मसल सेल में मायोग्लोबिन मिलता है, और हम बहुत अच्छे से डिटेल में ब्लड जब पढ़ाता तब पढ़ चुके हैं कि मायोग्लोबिन जो है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी इसको एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, और जब एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और तब ऑक्सीजन का यूज़ होगा। तो ऑक्सीजन जो है वो मायोग्लोबिन स्टोर करके रखता है। सो दिस इज ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, रेड पिगमेंट। बिल्कुल हीमोग्लोबिन की तरह है, लेकिन एक मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन को कैरी करता है, स्टोर करता है, ये हमने पढ़ा था। सो 1 मायोग्लोबिन कैरी 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जबकि एक हीमोग्लोबिन पे 4 ऑक्सीजन जुड़ते हैं, पर एक मायोग्लोबिन पे एक ही ऑक्सीजन जुड़ता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट मैं दोबारा यहाँ स्टार लगा देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन तो ये यहाँ से लेगा, कैल्शियम ईआर से लेगा, और क्या चाहिए? डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? एटीपी। एटीपी बनाने के लिए एक तो ऑक्सीजन चाहिए, प्लस उसको ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज को ही तो तोड़ेगा वो, उसी का ही तो रेस्पिरेशन होगा, फ्यूल जो है वो ग्लूकोज है। तो डायरेक्ट ग्लूकोज जब खत्म होने लगता है तो ग्लाइकोजन मसल के अंदर हमने पढ़ा था, लिवर और मसल दोनों में स्टोर होता है, तो यही ग्लाइकोजन
कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में और फिर उससे वो एनर्जी मिल जाएगी। यानी इसमें स्टोर्ड है ग्लाइकोजन, सेल के अंदर ग्लाइकोजन भी प्रेजेंट है। ये ग्लाइकोजन क्या है? ये एनर्जी का स्टोर्ड फॉर्म है, रेडीमेड फॉर्म नहीं है। रेडीमेड फॉर्म तो एटीपी है। सो दिस इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, बिकॉज दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड देन ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होगा और फिर एनर्जी रिलीज होगी। सो स्टोर्ड एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। प्लस जब भी एटीपी बनेगी तो फॉस्फेट्स चाहिए, तो ये फॉस्फेट्स का भी एक स्टोर हाउस मसल सेल ने अपने पास रखा हुआ है ताकि एटीपी बन सके। उस स्टोर हाउस को हमने एक्सक्रीशनरी सिस्टम में डिस्कस किया था, क्रिएटिन फॉस्फेट कहते हैं। जब भी ज़रूरत है ये फॉस्फेट एटीपी के लिए यूज़ हो जाएगा और क्रिएटिन क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट ऑल्सो हैज़ क्रिएटिन फॉस्फेट। एंड वॉट इज क्रिएटिन फॉस्फेट? इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ फॉस्फेट। यहाँ लिख देती हूँ मैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये हो जाएगा स्टोर हाउस ऑफ फॉस्फेट ताकि एटीपी बन सके। यानी सब इंतजाम कर रखा है इसने, कैल्शियम स्टोर कर रखा है, फॉस्फेट स्टोर कर रखा है, ऑक्सीजन स्टोर कर रखा है, और ज़रूरत पड़ने पे अगर ग्लूकोज नहीं मिल रही है तो ग्लाइकोजन को भी स्टोर कर रखा है। ये सब क्वेश्चंस हैं। दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो ये सारी चीज़ें हमें एक मसल सेल के अंदर मिल रही हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि इसको अगर हम और माइक्रोस्कोपिकली अंदर जाके देखें तो ये मायोफाइब्रिल्स में ये मायोफिलामेंट्स कैसे अरेंज हैं, क्योंकि यही स्पेशल फीचर है जो अभी तक और किसी में नहीं मिल रहा है। तो ऐसा अगर हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आए कि किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, मायोसिन एंड एक्टिन, किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे कि पूरा मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट हो, ताकि पूरा मायोफाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो, ताकि पूरा बंडल कॉन्ट्रैक्ट हो, ताकि पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो, जो इसका मेन फंक्शन है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस अल्ट्रा स्ट्रक्चर। यू प्लीज नोट दिस डाउन। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमने स्ट्राइशंस बनाए हैं, लाइंस बनाई हैं, मायोफाइब्रिल्स बनाए हैं, ये इसमें किस तरह से मायोफिलामेंट्स अरेंज्ड हैं। तो अगर हम इसका एक पार्ट ले लेते हैं, वील टॉक अबाउट डिटेल्ड स्ट्रक्चर दैट इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर। हम इसे और माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं ऑफ मसल फाइबर, व्हाट वी विल सी। अब हम यहाँ पर न्यूक्लियस और ER वो सब ड्रॉ नहीं करने वाले, हमें कैसा दिखेगा आइए समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दिस इज अ मसल सेल, ये इसकी सार्कोलेमा है, ये मसल सेल हो गया। नाउ हम इसमें सिर्फ मायोफाइब्रिल पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हम न्यूक्लियस वगैरह नहीं बना रहे, साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ है। अब ये जो मायोफाइब्रिल है ये 2 टाइप के मायोफिलामेंट्स का बना हुआ है, यानी 2 टाइप के प्रोटीन्स का बना हुआ है जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, मायोसिन एंड एक्टिन। एक मोटा है, लंबा है और कम है नंबर में, एक पतला है, छोटा है और ज़्यादा है। नाउ किस तरह से अरेंज होंगे? सपोज ये मैंने एक थिक बनाया मायोसिन, एक और मायोसिन बना देती हूँ मैं, एक और मायोसिन। ये मायोसिन एक्टिन ऑल्टरनेटली अरेंज्ड है और पैरेलली अरेंज्ड है। सपोज यहाँ पर एक और ये मायोसिन, एक और मायोसिन, पैरेलली अरेंज्ड है और ऑल्टरनेटली अरेंज्ड है। यानी ये एक सपोज यहाँ ये एक बीच में इसके पतला फिलामेंट है, एक और फिलामेंट है यहाँ पे, ये एक्टिन के फिलामेंट्स हैं स्टूडेंट्स। ये छोटे हैं लेंथ में, इस डायग्राम में थोड़े लंबे दिख रहे हैं बट एक्चुअली ये छोटे हैं। और ऐसे ही यहाँ पर भी ये एक फिलामेंट है। ऑलराइट, नाउ this is myosin microfilament and let us label one, this is actin. actin ज़्यादा है, मायोसिन कम है। now मायोसिन
एंड एक्टिन के जो फिलामेंट्स हैं, अब हम बार बार मायोफिलामेंट्स नहीं लिख रहे, हम उसे सिर्फ फिलामेंट्स लिख देते। ये प्रोटीन के ही बने हुए हैं, दे आर बेसिकली प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन एंड एक्टिन प्रोटीन। ये ऑल्टरनेटली अरेंज्ड है, जैसे एक्टिन मायोसिन एक्टिन मायोसिन एक्टिन मायोसिन, और पैरेलली अरेंज्ड है, सो आर ऑल्टरनेटली एंड पैरेलली अरेंज्ड। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन जिस पे आता है, सो दे आर ऑल्टरनेट एंड दे आर पैरेलल। यही धारियां हैं, वो स्ट्राइएशंस हैं जो हमें बाहर से सरफेस पे दिख रहे हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, मायोसिन जो है ये लंबा है, सो मायोसिन इज अबाउट 1.5 माइक्रोन इन लेंथ, जबकि एक्टिन थोड़ा छोटा है, सो एक्टिन इज अबाउट 1 माइक्रोन लॉन्ग। नाउ मायोसिन कम है, एक्टिन ज़्यादा है। एक एक्टिन के चारों तरफ 3 मायोसिन लगे हैं, जैसे अगर सपोज ये एक एक्टिन है, ये तो हम 2D फिगर देख रहे हैं, 3D में है ये सब कुछ, सो एक मायोसिन और एक पीछे भी मायोसिन होगा। और अगर हम मायोसिन की बात करें तो एक मायोसिन के चारों तरफ 6 एक्टिन है, 1 2 3 4, एक फ्रंट में होगा और एक बैक में होगा। सो दैट मीन्स दैट ईच एक्टिन इज surrounded by 3 myosin filaments and each myosin is surrounded by, ये सब क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, is surrounded by 6 actin। अब कैसे याद रखें, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सिंपल है याद रखना। ज़्यादा नंबर में कौन से हैं, एक्टिन जो पतले वाले हैं वो ज़्यादा हैं तो वो 6 मिलेंगे बड़े वाले के चारों तरफ, ये कम है तो ये 3 ही मिलेंगे। किस तरह से अरेंजमेंट होगा, सपोज ये एक मायोसिन है, इसके चारों तरफ 6 एक्टिन है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही ये एक और मायोसिन है, इसके भी चारों तरफ 6 हैं, 2 तो ये आ गए, 3 4 5 6। ऐसे ही एक और मायोसिन है, इसके चारों तरफ 2 तो ये वाले हैं, 1 4 5 6। ये मायोसिन है, ये एक्टिन है। ध्यान से देखें आप, इस एक एक्टिन के चारों तरफ 3 मायोसिन है, 1 2 3, और मायोसिन के चारों तरफ 6 एक्टिन है, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे करके ये पूरा अरेंज्ड है। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय 3 मायोसिन एंड बाय 6 एक्टिन, वेरी वेरी, ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मायोसिन थिक है, लॉन्ग है, अराउंड 1.5 माइक्रोन 1.5 माइक्रोन, एंड लेसर इन नंबर अराउंड 1500 है एक मायोफाइब्रिल में। नाउ ये जो पूरा है ये मायोफाइब्रिल है। अगर हम इसमें ध्यान से देखें, इसमें एक चीज़ और हो रही है, क्या हो रही है कि हर मायोसिन पर एक्टिन फिलामेंट थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है एंड्स में, बीच में तो नहीं बट साइड्स में थोड़ी थोड़ी ओवरलैपिंग हो रही है। इस मायोसिन पर भी ये एक्टिन की ओवरलैपिंग हो रही है। दैट मीन्स वी कैन राइट द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट एंड्स ऑफ एक्टिन ओवरलैप्स, एंड्स ऑफ एक्टिन ओवरलैप्स, जैसे ये एक एक्टिन है, इसका ये एंड हो गया, एक एंड, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप्स मायोसिन फिलामेंट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरलैपिंग हो रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट विल हैपन, ये सब चीज़ें हमने बना दी। अब ये जो एक्टिन है इनको आपस में बाइंडिंग चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये एक्टिन्स जो हैं ये गिर सकते हैं। तो एक प्रोटीन की लाइन, एक प्रोटीन का बैंड, एक प्रोटीन की मेम्ब्रेन इन एक्टिन्स के, जैसे सपोज इतना लंबा एक्टिन, तो बीच में एक ऐसी प्रोटीन की लाइन है जिसे जेड लाइन बोलते हैं, जिगजैग लाइन। ये जर्मन साइंटिस्ट जिन्होंने इनके बारे में बताया था, स्विज, ZWISS, उनके नाम पर इसको बोलते हैं। सो ये एक एक्टिन है, ये इसके बीच में हो गई, ये हो गई जेड लाइन, ठीक बीच से पास हो रही है। ऐसे ही इसमें भी ठीक बीच से ये हो गई जेड लाइन, ऐसे ही इसमें भी ठीक बीच से ये हो गई एक जेड लाइन। ऑलराइट,
सो दिस इज जेड लाइन. जेड लाइन क्या कर रही है? ये एक्टिन के फिलामेंट को बीच से बाइसेक्ट कर रही है. इसी तरह से कहीं मायोसिन के फिलामेंट्स ना गिर जाएं तो इसके बीच में भी एक प्रोटीन की मेम्ब्रेन है, लाइक दिस, सेंटर से. ये यहाँ पे भी एक बना देते हैं सेंटर में. इसे कहते हैं एम लाइन, क्योंकि ये मायोमेसिन प्रोटीन की बनी है और ये प्रोटीन इन मायोसिन को आपस में बाइंड करके रखता है. सो लेट मी राइट हियर दैट दिस इज द एम लाइन. सो 2 लाइन्स हमने देखी, जेड लाइन एंड एम लाइन. एम लाइन याद रखना बहुत सिंपल है, एम से मायोसिन, एम से एम लाइन. तो एम लाइन मायोसिन को होल्ड करेगी और जेड लाइन एक्टिन को होल्ड करेगी. नाउ जब हम दूर से देखेंगे, लाइट इस पे डालेंगे, तो ये वाला पार्ट ज़्यादा डेंस दिख रहा है, घना दिख रहा है, डार्क दिख रहा है. ये लाइट है, फिर ये डार्क है, फिर ये लाइट है. यानी अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो इतना जो पार्ट है, दिस पूरा ये पैच, ये डार्क दिखेगा. फिर ये दोबारा ये वाला पूरा पैच, ये फिर डार्क दिखेगा. इसे कहते हैं ए बैंड, दैट इज द डार्क बैंड. ए बैंड और डार्क बैंड. इसमें क्या क्या आ रहे हैं? इसमें एक तो पूरे मायोसिन आ रहे हैं, प्लस थोड़ा थोड़ा एक्टिन का भी पार्ट आ रहा है. सो दिस होल इज द ए बैंड फुल. ये पूरा ऐसे ही यहां पर ये एक ए बैंड हो जाएगा, लाइक दिस, पूरा फुल. और बीच में जहां केवल एक्टिन है वो लाइट है, वो कम डार्क है. इसको इतना पार्ट जो है इधर से लेके इधर तक, 2 ए बैंड के बीच में ये आई बैंड है, लाइट बैंड और आई बैंड. यानी ऑल्टरनेट क्या दिख रहा है? लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड. सो ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स दिख रहे हैं. डार्क बैंड इज ए बैंड, इसमें मायोसिन भी है और एक्टिन भी है. लाइट बैंड इज आई बैंड, इसमें केवल एक्टिन है और बीच में जेड लाइन है. क्लियर? नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो इस ए बैंड को, इस ए बैंड में ये जो बीच वाला पार्ट है जहां पर एक्टिन की ओवरलैपिंग नहीं है, वो कंपैरेटिवली इस पार्ट से लाइट है. कंपैरेटिवली, इतना लाइट तो नहीं है आई बैंड जितना, बट कंपैरेटिवली लाइट है. तो ये वाला जो पार्ट है, इतना, दिस मच पार्ट, यहां से लेके यहां तक का, ये जहां पर सिर्फ मायोसिन है, ये पूरा, अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं तो लेट मी ड्रॉ लाइक दिस, ये पूरा पार्ट जहां पे एक्टिन नहीं है, सिर्फ मायोसिन है, ये कंपैरेटिवली लाइट है. इसे कहते हैं स्टूडेंट्स एच बैंड या एच जोन. हम अभी सबके बारे में लिखेंगे. यानी कि ये आई बैंड, फिर ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, और आई बैंड, ए बैंड के बीच वाला पार्ट जहां पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है उसे एच जोन कहेंगे, जो कंपैरेटिवली लाइट है. ऑलराइट, नाउ ये जो एक जेड लाइन से लेके अगली जेड लाइन तक, ये दूसरी जेड लाइन है, ये जो पार्ट है जिसमें क्या क्या आ रहा है आइए देखें. ये पूरा एक आई बैंड है तो इसका आधा आई बैंड आ रहा है, फिर ये पूरा ए बैंड आ रहा है और फिर आधा आई बैंड आ रहा है. इस पार्ट को कहते हैं स्टूडेंट्स सार्कोमियर. क्या क्या है सार्कोमियर में? हाफ आई बैंड प्लस 1 ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, यानी कि 2 जेड लाइंस के बीच का जो एरिया है इसे बोलते हैं सार्कोमियर. और यही कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है. हम पढ़ेंगे कि जब नर्व इम्पल्स आएगी तो ये जो एक्टिन के फिलामेंट्स हैं ये मायोसिन हेड के, मायोसिन में सेंटर की तरफ मूव करेंगे. जब ये सेंटर की तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये जो जेड लाइंस हैं ये भी सेंटर की तरफ मूव करेंगी. यानी ये जो यूनिट है सार्कोमियर, ये पूरी छोटी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी. ऐसे ही सारे सार्कोमियर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा सेल शॉर्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पूरी बंडल, पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो द फंक्शनल यूनिट, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल इज द सार्कोमियर. और सार्कोमियर क्या है? इन 2 जेड लाइन के बीच का एरिया जिसमें आधा आई बैंड, एक ए बैंड और फिर आधा आई बैंड आ रहा है. आप इसको बनाइए. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर, जिसमें मायोसिन दिखाना है नंबर 1, एक्टिन दिखाना है नंबर 2, जेड लाइन, एम लाइन, दोनों लाइंस बतानी है, देन ए बैंड, आई बैंड,
एच जोन, ये सब कुछ हमें लेबल करना है। प्लस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर इस तरह से, ये सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये टी ट्यूब्यूल्स हैं, इस तरह से ये पर्दा जो मैंने बताया था आपको, इस तरह से वो यहाँ रहता है, ताकि जो भी इम्पल्सेस हैं वो पूरी की पूरी इस सेल के अंदर आए। सो लेट मी जस्ट लेबल, दिस इज अ टी ट्यूब्यूल। ये कार्डियक मसल्स में जेड लाइन को कवर करता है और स्केलेटल मसल्स में एम लाइन पर होता है, बट हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि टी ट्यूब्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। You note this down, draw this diagram, and then we will talk about all these parts in detail. So now students, let us write about all these points which we have discussed so that we can understand the functioning later on. So what is A band? A band is the dark band, और A मतलब anisotropic। जब लाइट इससे पास होगी तो क्योंकि ये डार्क है तो बहुत ज़्यादा लाइट पास नहीं हो पाएगी, सो एनाइसोट्रॉपिक बैंड। नाउ क्या क्या है इस ए बैंड में? मायोसिन पूरा का पूरा है, प्लस एक्टिन फिलामेंट्स, मायोसिन प्लस एक्टिन फिलामेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। मायोसिन का सम पार्ट, एक्टिन का सम पार्ट, मायोसिन पूरा का पूरा। अगर इस ए बैंड की कोई लेंथ पूछे तो कितनी लेंथ होगी? जितनी मायोसिन की लेंथ है, यानी कि 1.5 माइक्रोन। सो इसकी लेंथ कितनी है? सेम 1.5 माइक्रोन, जस्ट द सेम लेंथ ऑफ मायोसिन। पूरा का पूरा मायोसिन ही एक्चुअली ए बैंड बना रहा है। नेक्स्ट आई बैंड, कंपैरेटिवली लाइट बैंड है ये। सो दिस इज द लाइट बैंड, और लाइट इसमें से पास होगी तो आइसोट्रॉपिक बैंड। इस आइसो से ही इसका आई नाम पड़ा है और इसका ए बोलते हैं। सो लाइट और आइसोट्रॉपिक बैंड। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या है इसमें? सिर्फ एक्टिन है, ओनली एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट, नो मायोसिन, ओनली एक्टिन फिलामेंट्स। नाउ द थर्ड पार्ट, ए बैंड के सेंटर का वो पार्ट जहां पर एक्टिन नहीं है, दैट इज कॉल्ड एच जोन और एच बैंड। इसे हेंसन साइंटिस्ट के नाम पर कहते हैं, हेंसन्स जोन। इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। व्हाट इट इज? इट इज कंपैरेटिवली लाइटर, मिडिल और सेंट्रल पार्ट ऑफ ए बैंड वेयर एक्टिन इज नॉट प्रेजेंट, ओनली मायोसिन वाला सेंटर का पार्ट, एक्टिन इज एब्सेंट। एक्टिन मीन्स एक्टिन फिलामेंट आर एब्सेंट। सो सेंट्रल पार्ट ऑफ ए बैंड, दिस इज द एच जोन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टू लाइन्स। सबसे पहले एम लाइन। इस एम लाइन का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स मीसोग्रामी लाइन। ये सब प्रोटीन की बनी हुई है, मीसोग्रामी लाइन। Now, what it is made up of? It is made of myomycin protein. Very important. मायोमेसिन प्रोटीन का बना है ये लाइंस, यानी प्रोटीन की लाइंस है। क्या कर रही हैं ये? दे कनेक्ट और दे बाइंड मायोसिन फिलामेंट्स टुगेदर, मायोसिन फिलामेंट्स टुगेदर, मायोसिन। एम से मायोसिन, एम से एम लाइन। नेक्स्ट लाइन इज जेड लाइन। जेड लाइन जो इसे क्राउसेज मेम्ब्रेन भी कहते हैं साइंटिस्ट के नाम पे, क्राउसेज मेम्ब्रेन। और ये जर्मन साइंटिस्ट स्विज के नाम पर एक्चुअली इसका नाम रखा गया है, स्विज। ये क्या कर रही है? ये भी प्रोटीन की बनी है और ये एक्टिन को बाइसेक्ट कर रही है, बीच से कट कर रही है, उन्हें अटैच कर रही है, बाइंड कर रही है। और एक्टिन फिलामेंट पूरा का पूरा आई बैंड है बीच वाला, तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये पूरा एक्टिन है, एक्टिन को बीच से कट कर रही है, ये आई बैंड हो गया, यानी आई बैंड के भी बीच से ये कट कर रही है। सो व्हाट इट इज डूइंग? इट इज बाइसेक्ट्स एक्टिन फिलामेंट और आई बैंड, दोनों एक ही बात।
और ऐसे ही एम लाइन जो है ये बाइसेक्ट करेगी ए बैंड को. सो दिस बाइसेक्ट्स एक्टिन फिलामेंट्स और आई बैंड. यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, दिस एम लाइन विल बाइसेक्ट मायोसिन और ए बैंड. नाउ वी कैन ऑल्सो राइट दैट दिस बाइंड्स एक्टिन टुगेदर. ये एक्टिन को आपस में जुड़ने में भी हेल्प करती है, सपोर्ट देती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सार्कोमियर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन सभी पे आता है. सार्कोमियर क्या है? ये टू एडजेसेंट जेड लाइन के बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस है, पार्ट है. स्टूडेंट्स एडजेसेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जेड लाइन और ये जेड लाइन भी तो है, इसके बीच की बात नहीं कर रहे हैं. ये और अगली वाली जेड लाइन, टू एडजेसेंट जेड लाइन के बीच का डिफरेंस, डिस्टेंस. सो वी कैन राइट दैट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट जेड लाइन्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसे हम सार्कोमियर कहते हैं. एंड इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of functional and structural unit of muscle और muscle fiber. ये मेन यूनिट है. यही कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब पूरा मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी. नाउ सार्कोमियर की लेंथ की अगर हम बात करें, अगेन क्वेश्चन, कितनी लेंथ होगी? बहुत इजी है कैलकुलेट करना. आइए देखें. 1A बैंड है. ए बैंड मतलब पूरा का पूरा मायोसिन जितनी लेंथ, कितनी होगी ये? 1.5 माइक्रोन. प्लस आई बैंड कितना होता है? जितना एक्टिन लंबा है. फुल आई बैंड जो है, कितना एक्टिन लंबा है? 1 माइक्रोन लंबा है. लेकिन इसमें आधा आई इधर का है, आधा आई इधर का है, यानी इधर का 0.5, इधर का 0.5, आधा आधा एक्टिन. सो आधा एक्टिन, पूरा मायोसिन, आधा एक्टिन. 0.5, 1.5, 0.5. That means 2.5 micron is the length of one sarcomere. Normally, resting position में जब ये contract करेंगी तो इसकी length decrease हो जाएगी. So this is at resting position when the muscle is relaxed. Alright. So we have seen the full structure of sarcomere. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि ये जो हमने बना दिया ऐसा मायोसिन, एक एक्टिन, ये एक्चुअली इनका क्या स्ट्रक्चर है. और तब हमें समझ में आएगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जब ब्रेन से इम्पल्स आएगी और इन टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू वो इम्पल्स नीचे पहुंचेगी पूरे सार्कोप्लाज्म में, तो किस तरह से ये एक्टिन मायोसिन की तरफ मूव करेंगे, सेंटर की तरफ, ये भी इधर सेंटर की तरफ. तो ये जो जेड लाइन के बीच का डिफरेंस है यानी सार्कोमियर, ये शॉर्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो दिस सार्कोमियर लेंथ विल डिक्रीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. हाउ दैट विल हैपन? व्हाट विल हैपन टू द लेंथ ऑफ ए बैंड? व्हाट विल हैपन टू द लेंथ ऑफ आई बैंड, एच जोन? ये सब डिटेल्स हमें तब समझ आएंगी जब हम इसकी फंक्शनिंग देखेंगे. दैट वील सी इन द नेक्स्ट क्लास. सो इन टुडेज क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ मसल, the structure of muscle cell, that is muscle fiber, and the ultra structure of muscle fiber, जिसमें हमने basically sarcomere और उससे related सारे zone, bands, everything we have talked in detail. So till the next class students, a very happy learning and have a good day. Thank you.